हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से एक बार फार्मा लेक्चर्स पर। और आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की फर्स्ट यूनिट के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी तो उसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और सेकंड वीडियो में बात की थी हमने उसके हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो आपने यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, उसके कुछ सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो डेवलपमेंट कैसे हुए, तो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी हम बोलने लगे इसे 1934 से 1960 के बीच में। हमने जो हमारी मॉडर्न फार्माकोग्नोसी थी वो होना स्टार्ट हो गई थी। उसमें जब डेवलपमेंट हो रहे थे फार्माकोग्नोसी के तो उसमें कुछ इवेंट्स हुए, उसको और स्ट्रेंथ दी फार्माकोग्नोसी के। तो वहाँ पे हुए थे पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी 1928 में, और रेस्पिन का आइसोलेशन किया था 1952 में। उसके बाद एंटी प्रॉपर्टीज हमें मिली थी विनकारोसा में। उसके बाद डायोस्कोरा की डिस्कवरी हुई थी, जिसके बाद जिसको यूटिलाइज करके हमने सेमी सिंथेटिक स्टेरॉयडल हार्मोन प्रिपेयर कर लिए थे। उसके बाद क्या हुआ था, फार्माकोग्नोसी एज एन अप्लाइड साइंस। फार्माकोग्नोसी को हम फिर साइंस की तरह अप्लाइड करने लगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो फार्माकोग्नोसी में एक कुछ डिसिप्लिन आ गए। ठीक है, और फार्माकोग्नोसी को फार्माकोलॉजी और मेडिसिन केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट लिंक माना जाता है। और ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ जब डेवलपमेंट हो रहे थे तो हमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले, जिनके थ्रू हमने देखा कि इसमें अच्छे जो थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस हमें पता लगी। ठीक है, कि आइसोलेशन करके हम जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने उनके जो स्ट्रक्चर थे उनको हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, उनका आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब स्ट्रक्चर हम मिल गए थे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी आप आगे पढ़ोगे मेडिकल केमिस्ट्री में कि उनके स्ट्रक्चर तो सेम होंगे, बट थोड़ा सा भी यदि हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो उनको प्रॉपर्टीज और उनके एक्शन चेंज हो जाएंगे। तो इसी चीज़ में ऐसे ही इनके हमने स्ट्रक्चर चेंज किए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह हमने इसमें देखे। उसके बाद हमने नेचुरल जो प्रोडक्ट थे उनको फिर हमने सिंथेसाइज करके मेडिकल जो कंपाउंड थे उनको हमने प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनको आइसोलेट करने के बाद उनके डिफरेंट फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करके और फिर हम उनके ड्रग्स यूज करने लगे थे। अब हम आगे देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्कोप ऑफ जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, तो जो यहाँ पे फाइटोकेमिकल्स है तो ये फाइटोकेमिकल्स प्लांट के लिए यूज हुआ है। तो जैसे मतलब इसमें हमने जो हमारे प्लांट्स में केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनको हमने प्लांट से आइसोलेट किया। जैसे डिजिटेल्स की लीव्स से हमने ग्लाइकोसाइड्स को आइसोलेट किया। बेलोडोना, हायोसाइमस, रेओलोफिया के प्लांट्स जो थे उससे हमने एल्कलॉइड्स को आइसोलेट किया। मॉर्फिन और जो अदर एल्कलॉइड्स थे उनको हमने प्लांट्स ओपियम्स के जो प्लांट थे उससे आइसोलेट किया। देखो, हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि होगा हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। एक क्यूरारे प्लांट करके होता है जिसमें 2 एक्टिव केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, और ट्यूबरक्यूराइन एंड टॉक्सीफेराइन, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मसल रिलैक्सेंट होती है। अब इनकी जो मसल रिलैक्सेंट या मसल रिलीफ की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप के कारण। अब ऐसे हम सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक होते हैं हाइपोटेंसिव और ट्रांक्यूलाइजिंग एक्शंस होते हैं रेस्पिरिन के। वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें थाइमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है ड्रग्स ऑब्टेन बाय पार्टिकल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे ही आप हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं हम उनके पार्टिकल को सिंथेसिस करके ड्रग ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि द प्रिपरेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम डायोजेनिन बाय एसिटोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन एंड फर्दर प्रिपरेशन ऑफ कोर्टिसोन बाय माइक्रोबियल रिएक्शंस। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है नेचुरल प्रोडक्ट एज मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स। तो जैसे जो मॉर्फिन था उसको हमें लार्ज ग्रुप पे पोटेंट ग्रुप में यूज करते हैं,
ठीक है। और जो कोकीन होता है उसको हम लोकल एनास्थेटिक्स के लिए यूज करते हैं, और जो एट्रोफिन होता है वो सर्टेन स्पेसोमाइलिटिस के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा 50 पॉइंट है, ड्रग्स फॉर डायरेक्ट थेरापेटिक यूजेस। कुछ ड्रग्स ऐसे होती हैं जिनके हम डायरेक्टली थेरापेटिक यूज कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, कुछ स्टेरॉइड्स और हो सकते हैं, या फिर इरोगोट एल्कोलाइट्स हो सकते हैं। और 6 पॉइंट है हमारा बायोसिंथेसिस सिंथेटिक पाथवेज इन्वेस्टिगेशन। बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अब कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्लोव, सीना और सिंसोना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कल्टीवेशन, तो हमें पहले प्लांट जो भी हमारा क्रूड ड्रग है उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम उसका, जब हमने कलेक्ट किया, ठीक है, तो हमने उसको ड्राई किया, फिर हमने उसको देखना होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें क्रूड ड्रग्स मिलती है, तो वो बहुत माइनर क्वांटिटी पे हमें अवेलेबल हो पाते हैं, तो उनको हमें ख़राब नहीं करना होता। तो हमें वो कैसे कल्टीवेट करना है, उनका कैसे कलेक्शन करना है, ठीक है, तो हमें उसी चीज़ को इसमें जो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में देखना होता है। अब बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है फार्माकोग्नोसी की, कि हमने स्कोप पढ़ लिए, डेवलपमेंट पढ़ लिया, अब इसकी स्टडी क्या हो सकती है। देखो, सबसे पहले पॉइंट तो हम यही कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है फार्माकोग्नोसी की, हमें ये सारे जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स या फिर जितनी मेडिसिन स्टडी है वो हमें नेचुरल सोर्स के थ्रू ही मिल रही है। और जो ये फार्माकोलॉजी क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव, ठीक है। जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो प्लांट से ही ड्राइव्ड होते हैं, और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ नए ड्रग्स कैंडिडेट कर लेते हैं फ्रॉम द प्लांट सोर्स से। मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमने कुछ ड्रग्स को प्लांट्स के थ्रू हमने ड्राइव्ड कर लिया, और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया नई ड्रग्स को, तो हमने उसका कैंडिडेट बना लेते हैं, और उसको हम, जो हमारा प्लांट सोर्स होता है उसको फिर हम ड्राइव कर देते हैं। फिर ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो इनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। और हम इसमें क्या होता है कि जो ड्रग इंट्रैक्शन होता है हर्बल का फॉर्मुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। जो हर्बल फॉर्मुलेशन होता है काफ़ी अच्छे से होते हैं। और मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ स्कोप के बारे में। तो जैसे हम प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स कर सकते हैं, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है, कलरिंग एजेंट हो सकता है, और परफ्यूमर्स हो सकते हैं, और टिश्यूज कल्चर में भी इसका हम यूज करते हैं।